हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग तन मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट का शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है कि भाई इतिहास मतलब माथा का दर्द। लेकिन जब बच्चे टारगेट बोर्ड पर प्रिंस सर से इतिहास पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि इतिहास मतलब प्यार करने वाला सब्जेक्ट, इतिहास मतलब लगातार पढ़ते रहने वाला सब्जेक्ट, इतिहास मतलब सबसे आसान सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आज हम वही इतिहास आपको पढ़ाने वाले हैं जिस इतिहास का आप लोग बहुत बड़ा फैन है। खास करके जब हम इतिहास पढ़ाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि क्या बात है सर, बहुत मजा आ गया। तो चलिए भाई, सभी भाई बंधु, सभी हमारे शेर शेरनी, सब लोग जुड़ जाइए आज के इस शानदार सी क्लास में, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन होगा। हम लोग प्यारे बच्चे इतिहास का आज दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, इतिहास का चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस चैप्टर में एक व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स, और उनको ना हम प्यार से रॉकी भाई बुलाते हैं। और जब हम उनको रॉकी भाई बुलाते हैं तो बच्चे सब हमको रॉकी भाई बुलाने लगते हैं। तो इसलिए इतिहास के इस चैप्टर से कहीं ना कहीं हमारा पहचान भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को एकदम दिमाग में सीधे ठोक देंगे। समझ गए ना? इस चैप्टर को हम सीधे दिमाग में ठोक देंगे। ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, रसगुल्ले की तरह मुलायम है, और आप लोग रसगुल्ले की तरह इसको पेट के अंदर गटक भी जाएंगे। तो चलिए बाबू, क्लास को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ाते हैं। और हाँ, आज के पहले अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे और अगर ये सोच रहे हैं कि हम तो ये चैप्टर पढ़ ही लिए हैं, छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं इस क्लास को, तो आप बहुत बड़ा गलती करेंगे। अगर आप कहीं पर इस चैप्टर को पढ़े हैं तब तो हम और कहेंगे कि आप और देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है। ठीक है ना? कि क्या नकली है, क्या असली है। आप लोग अगर कहीं दूसरी जगह पढ़े हैं तो हम आपको यह भी कहेंगे कि कंपैरिजन कर लीजिएगा कि समझ में ज्यादा कहां आया। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आप ना क्लास को पहले शेयर कर दीजिए। इतिहास का दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। हालांकि इस चैप्टर का नाम थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, समाजवाद और साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग समाजवाद के बारे में तो पढ़ते ही हैं, साम्यवाद के बारे में भी पढ़ते हैं और रूसी क्रांति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, हम इस चैप्टर को तो शुरुआत करेंगे लेकिन पहले आप लोग को मोटिवेट करना जरूरी है ना। चलिए, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास से जुड़ा हुआ ही मोटिवेशन आपके लिए कि इतिहास की किताबें सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है। इतिहास की किताबें सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है, वे हमारे आज और कल की मार्गदर्शिका भी है। तो प्यारे बच्चे, इतिहास का जो कहानी है उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि पहले के लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। ठीक है ना? और उस चीज से हम लोग सीखते हैं। समझ में आ गया जी? हाँ, तो फिर तैयार हो जाइए। ठीक है ना? तैयार हो जाइए, अपने अपने इष्ट देवी देवता का नाम ले लीजिए भाई, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, टॉपर बैच में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है? टॉपर बैच में आप लोग जुड़ जाइएगा। और हाँ, इतिहास का पहला नंबर चैप्टर का जो पीडीएफ है, नोट्स जो हम आपको दिए थे, उसको बाबू हम अपडेट कर दिए हैं। अपडेट कर दिए हैं, दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन भी एकदम अब आपको हमारे नोट्स में अपडेट मिलेगा। पूरा क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन हमारे नोट्स में अब आपको अपडेट मिलेगा। बाहर से क्वेश्चन बैंक पढ़ने का झंझट खत्म। ठीक है ना? चलिए, क्लास को एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ना टॉपर बैच में, एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है? चलो भाई, अब हाँ ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इधर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं ना, आप लोग क्या करिए कि पहले मोबाइल को पोर्ट्रेट कर दीजिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो मोबाइल को ना ऐसे करके देखते भी रहते हैं और नीचे चैटिंग भी करते रहते हैं। हम आपको कहें, आप लोग अगर इस चैप्टर को भली भांति समझना चाहते हैं
दिल से कहते हैं। तो आप लोग मोबाइल को ऐसे नहीं, बड़ा करिए और ऐसे करके रख दीजिए, ठीक है, और रख करके आराम से देखते रहिए उसको, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल को पोर्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है ना, और हाँ कॉपी कलम भी निकाल लीजिए, पोर्ट्रेट कर लीजिए, कॉपी कलम भी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है बउआ समाजवाद। ध्यान से सुन लीजिए, किस चीज के बारे में पढ़ना है? समाजवाद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और किस चीज के बारे में पढ़ना है? साम्यवाद के बारे में पढ़ना है। हालांकि एक बात हम आपको शुरू में ही क्लियर कर देते हैं, समाजवाद और साम्यवाद लगभग लगभग बराबर है, 19-20 का फर्क है, ठीक है ना। समाजवाद और साम्यवाद लगभग लगभग एक ही चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस 19-20 का फर्क है, बस इतना ही हम कह रहे हैं। और क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में और हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूसी क्रांति। अच्छा बताइए, अगर आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो बताइए, पहला नंबर चैप्टर जो हम आपको पढ़ाए यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें कौन सी क्रांति के बारे में पढ़ाए थे? हैं? बोलो भाई। पहला नंबर चैप्टर जो हम आपको पढ़ाए थे रूसी क्रांति, उसमें हम आपको किस चैप्टर के बारे में पढ़ाए थे? सॉरी, किस क्रांति के बारे में पढ़ाए थे? किस क्रांति के? जैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रूसी क्रांति, आपको पता है कि हम लोग पहला नंबर चैप्टर में पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, पता है ना? इसके बारे में बाबू, तो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, इसके बारे में फ्रांसीसी क्रांति बताए थे ना। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। फ्रांसीसी क्रांति में 3 क्रांति करवाया, 1830, 1848 और 1789 ईस्वी की क्रांति। 3 क्रांति हम आपको करवाए थे और तीनों क्रांति शायद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी किए। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आप हमें बाबू ये बता दीजिए, पहला नंबर चैप्टर में हम लोग देखे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या देखे थे बाबू? हम राष्ट्रवाद देखे थे, ठीक है ना। याद है कुछ आप लोगों को? हम लोग क्या देखे थे? राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे। और राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या बताए थे? पहला नंबर चैप्टर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से चला जाए, ठीक है ना। हम बस जैसे समझा रहे हैं वैसे वैसे समझिए। और मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में कितने बच्चे कर लिए हैं? बताइए जल्दी से, कितने बच्चे मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में कर लिए हैं? अभी कमेंट नहीं करो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। हम जब कुछ पूछते हैं तब मोबाइल उठाइए और कमेंट कर दीजिए और फिर मोबाइल को पोर्ट्रेट कर दीजिए। अभी हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना। बस आराम से बस ध्यान दीजिए आप लोग इधर। राष्ट्रवाद मतलब होता है देश के प्रति भक्ति, राष्ट्र के प्रति भक्ति, यानी कि राष्ट्र के प्रति अगर सोच रहे हैं तो वो कहलाएगा राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो देखिए, समझिएगा जरा ध्यान से। इधर हम आपको बताए थे राष्ट्र जोड़वाद, ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्र के बारे में, अगर देश के बारे में सोच रहे हैं तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। यहां पर है बाबू समाजवाद, बतिया वही है, खाली राष्ट्र के जगह पर समाज आ गया है। समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए। तो हम क्या बता रहे हैं? राष्ट्रवाद मतलब देश के बारे में सोचना, तो राष्ट्र के जगह पर बस समाज आ गया है, यानी कि समाजवाद को अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो हमारा उच्चारण होगा समाज जोड़वाद। क्या होगा बाबू? समाज जोड़वाद। अच्छा, ये सोचिए अब कि अगर राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, अब हम यहां पर समाज के बारे में सोचेंगे तो उसको समाजवाद कहेंगे। अब कहिएगा कि सर इस समाज के बारे में कौन सोचता है? समाज के बारे में सोचने का नौबत क्यों आ गया? अरे ठीक है, राष्ट्रवाद तो हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि राष्ट्र के लोगों पर अत्याचार हो रहा था, ठीक है ना। देश के लोगों पर अत्याचार हो रहा था, राजा मनमानी कर रहा था, राजा निरंकुशवादी था, राजा प्रतिक्रियावादी था, राजा भोग विलासी था, तो लोग राष्ट्रवादी बन गए। पहला चैप्टर में तो हम यही पढ़ाए थे कि राजा प्रतिक्रियावादी था, राजा भोग विलासी था, राजा निरंकुशवादी था। चाहे आप लुई सुलहमा को देख लीजिए, चाहे लुई अठारहवां को देख लीजिए, चाहे मेटरनिख को देख लीजिए, सब लोग भोग विलासी राजा था। तो ये लोग जनता की भलाई नहीं करता था, तो जनता राष्ट्रवादी बन गए और राष्ट्रवादी बनकर के राजा के खिलाफ लड़े। लेकिन समाजवाद, समाज के बारे में सोचने का जरूरत क्यों पड़ा? ये भी तो एक सवाल है ना। समाज के बारे में सोचने का जरूरत क्यों पड़ा? जरूर कहीं ना कहीं समाज में शोषण हो रहा होगा। बताइए, यहां पर व्यक्तियों को शोषण हो रहा था तो लोग राष्ट्रवादी बन गए, लड़ गए, राजा से लड़ गए। यहां पर भी समाज में
बहुत तरह के लोग रहते हैं ना जी, समाज में अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, ऊंचे वर्ग के, नीचे वर्ग के, ऊंची जाति, नीची जाति, ठीक है ना, सब तरह के लोग रहते हैं। तो किसी ना किसी वर्ग का तो शोषण हो रहा होगा, तभी ना समाजवाद हुआ। समझ में आ रहा है? तो आखिर समाजवाद क्यों हुआ, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे। समझ में आया? समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे, फिर उसके बाद साम्यवाद, फिर उसके बाद रूसी क्रांति। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। दिमाग का पूरा नस नाड़ी ढीला कर लीजिए, नस नाड़ी खोल लीजिए, स्क्रू को ढीला कर लीजिए, कहीं फिसल ना जाए, सीधे दिमाग में जाएगा। समझ में आ गया ना? सीधे दिमाग में जाएगा जो पढ़ाएंगे। समझ में आ गया हो? हैं? ओ हो समझिएगा जरा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम आपको समाजवाद पढ़ाने वाले हैं। समाजवाद का जरूरत क्यों पड़ा, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा 18वीं शताब्दी में लेकर के चलते हैं हम आपको, ठीक है ना। कब लेकर के चलते हैं? 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में लेकर के चलते हैं। 18वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति हुआ था। अब आप लोग को पता है कि औद्योगिक क्रांति मतलब क्या होता है? अगर पता होगा तो जरूर बताइएगा। औद्योगिक क्रांति अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति, समझ में आया? एकदम ध्यान से सुनिएगा बाबू, एक एक चीज को इतना बढ़िया से हम आपको पढ़ाएंगे कि मजा आ जाएगा। जो बच्चे इस औद्योगिक क्रांति को नहीं जानते हैं तो समझिए पहले बढ़िया से। पहले के लोग सब कुछ काम करते थे तो हाथे से करते थे, पता है कि नहीं है? और हाँ, आज आप लोग को हम टारगेट देना भूल गए हैं। आज के इस क्लास में भी लगभग 2000 बच्चा जुड़ गए हैं। कम से कम प्यारे बच्चों आज 2500 बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है ना। कम से कम आज 2500 बच्चे। क्लास को आप लोग खूब शेयर करिए। सोचिए 2000 बच्चे जुड़े हैं, लाइक सिर्फ 1000 आया है, तो आज जम करके शेयर करना है, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के बारे में समझाते हैं। जैसे समझिए, हमारे हाथ में ये रिमोट है, ठीक है ना, हमारे हाथ में ये रिमोट है। हम पहले क्या करते थे कि हाथ से इस स्लाइडर को आगे पीछे करते थे। जैसे हमको अगर आगे पीछे करना होना तो हम देखिए ये हाथ से आगे पीछे करते थे। लेकिन जब प्यारे बच्चों, जब हमारे हाथ में ये रिमोट आ गया, यानी कि मशीन आ गया, तो अब हम क्या करते हैं? मशीने से, देखिए रिमोटे से ही आगे पीछे हो जाता है। हो गया ना? रिमोटे से स्लाइड चेंज हो जाता है। यानी कि जब मशीन आया तो हाथ वाला काम धीरे धीरे बंद हो गया। पहले आप लोग देखते थे कि अगर खेत जोतना रहता था तो बैल, 2 बैल किसान लोग लेकर के जाते थे, हल लेकर के जाते थे और खेत जोतते थे। लेकिन आज ट्रैक्टर गया और बीघों का बीघा जोत देता है। होता है ना? पहले लोग चिट्ठी पहुंचाते थे, चिट्ठी पन्ना में लिखते थे और उसको लेकर के डाकिया जाता था और पहुंचाते थे चिट्ठी। 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में चिट्ठी पहुंचता था। लेकिन आज मोबाइल निकाले और नंबर डायल किए और सीधे वीडियो कॉल धरा दिए, ठीक है ना। वीडियो कॉल सीधे धरा दिया। कैसन है रे बउआ? ठीक है? सीधे वीडियो कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम। यानी कि प्यारे बच्चों, जैसे 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 मशीन का आविष्कार हुआ, लोग हाथ से काम करना बंद कर दिए। तो पहली बार जब मशीन का आविष्कार हुआ, काम करने के लिए जब पहली बार मशीन का आविष्कार हुआ, चूंकि पहले के जमाने में तो मशीन नहीं था, और जैसे जैसे विज्ञान तरक्की किया वैसे वैसे न मशीन आया। तो जब पहली बार प्यारे बच्चों मशीन आया तो उस चीज को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। यानी कि हाथ के जगह पर जब काम मशीन से होने लगा, हाथ के जगह पर जब सब काम मशीन से होने लगा, तो उसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति नाम से पता चलता है कि क्रांति हुआ है, यानी कि मारपीट हुआ होगा, खून खराबा हुआ होगा, लेकिन नहीं। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा क्रांति है जिसको रक्त विहीन क्रांति कहते हैं। मतलब खून नहीं बहा था इस क्रांति में। औद्योगिक क्रांति में ना लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। तो कैसा क्रांति? मशीनरी युग का शुरुआत हम कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति मतलब बाबू हम कह सकते हैं, औद्योगिक क्रांति मतलब हम कह सकते हैं मशीनरी युग का शुरुआत। मशीनरी युग का शुरुआत, समझ में आया? मशीनरी युग का शुरुआत। और ध्यान से सुन लीजिए, औद्योगिक क्रांति पर एक तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। आगे के चैप्टर में शायद 3रा या 4था नंबर चैप्टर में जाइएगा तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। लेकिन औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं मशीनरी युग की शुरुआत। और मशीन सबसे पहले ना इंग्लैंड में बना था। कहां में बना था? इंग्लैंड में। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि मशीनरी युग की शुरुआत कहां से हुई? तो इंग्लैंड से। यानी कि औद्योगिक क्रांति कहां से शुरुआत हुआ? तो इंग्लैंड से। समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ? इंग्लैंड से, जो हम लोग को गुलाम बनाए हुए था। ठीक है ना? तो इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का शुरुआत होता है। जब औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ, यानी कि जब मशीनरी युग का शुरुआत हुआ 18वीं शताब्दी में, तो जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, पूंजीपति मतलब पैसा वाला जो लोग था, वो क्या किया? फैक्ट्री बसा लिया। अब फैक्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा मशीन लग गया। समझ में आ रहा है ना? तो फैक्ट्री के मालिक, समझ में आ गया बाबू? ध्यान से सुनिएगा। जो फैक्ट्री के मालिक थे वो क्या किए? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग कौन होते थे? फैक्ट्री के मालिक। ठीक है ना? फैक्ट्री के मालिक। समझ में आ गया? तो ये फैक्ट्री के मालिक क्या होते थे बाबू? पूंजीपति होते थे। और इनके फैक्ट्री में तो पहली बात कि कुछ मशीन से काम होता था और कुछ आदमी काम करता था। ठीक है? कुछ मशीन से काम होता था और कुछ आदमी भी काम करता था। लेकिन ये फैक्ट्री के मालिक जो था, ये पैसा के गुरूर में इतना घमंड हो गया था इसको कि मजदूर के जिंदगी को जिंदगी समझता ही नहीं था। ठीक है ना? मजदूर के जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता था, मजदूर का बहुत ज्यादा शोषण कर रहा था। समझ में आया? जैसे देखिए, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था, यानी कि जब मशीन नहीं निकला था, तो सब फैक्ट्री के मालिक मजदूर का खुशामद करता था। आ जाओ ना हमारे मजदूर, ये हमारे फैक्ट्रिया में काम कर लो ना। लेकिन जब मशीन निकल गया, जब औद्योगिक क्रांति आ गया, तब मजदूर को कौन पूछता है भाई? बेचारा मजदूर सब गरजू हो गया। गरजू मतलब समझ रहे हैं ना? बेचारा रोजगार के लिए इधर उधर भटकने लगा। तो फैक्ट्री के मालिक से बड़ा हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट करता था तो नौकरी पर रख लेता था फैक्ट्री के मालिक। लेकिन शोषण बहुत ज्यादा करता था। शोषण दैट मीन्स काम ज्यादा करवाता था और पैसा कम देता था। समझ में आ गया? काम सबसे 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करवाता था और पैसा मनमाना, जितना दे रहे हो उतना रख लो चुपचाप, नहीं तो एहू नहीं मिलेगा। इस तरीके का काम करवा रहा था सब फैक्ट्री का मालिक। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब मशीनरी युग यानी कि जब औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ, तो फैक्ट्री के मालिक का मन बढ़ गया। ठीक है ना? फैक्ट्री के मालिक का मजदूरों को वैल्यू नहीं देने लगे। फैक्ट्री के मालिक को लगा कि मशीन निकल ही गया, अभी सबको खुशामद करना कौन जरूरी है, मशीन से काम हो जाएगा। लेकिन बेचारा मजदूर कहां जाए? ना तो उसके पास खेत है, ना उसके पास पैसा है, कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री में ही कमाएगा ना। तो बेचारा लाचारी बस फैक्ट्री में कमाता था। फैक्ट्री में कमाता था तो कम पैसा मिलता था। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि जब औद्योगिक क्रांति आया तो समाज दो वर्गों में बंट गया। ध्यान से सुनिएगा, जब औद्योगिक क्रांति आया तो समाज दो वर्गों में बंट गया। पहला जो वर्ग, प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, हम लोग लिखते हैं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बंट गया। समाज दो वर्गों में बंट गया। पहले इसको ये समझा लेते हैं और तब हम आपको समाजवाद का परिभाषा बताएंगे। डायरेक्ट समाजवाद के परिभाषा बता देंगे ना तो ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा रॉकेट के जैसा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले इसको समझिए, फिर आएगा समझ में। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना जी? पहले तो ये बता दीजिए, जब औद्योगिक क्रांति आया यानी कि जब मशीनरी युग का शुरुआत हुआ तो समाज दो वर्गों में बंट गया। पहला वर्ग कौन था बाबू? ध्यान रखिएगा, पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग जो कौन था? फैक्ट्री का मालिक। पहला था पूंजीपति वर्ग जो फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था। तो पूंजीपति वर्ग जिसको हम फैक्ट्री का मालिक कहते थे, ये क्या करता था? ये मजदूरों का शोषण करता था। किसका शोषण करता था? मजदूरों का। तो शोषण करता था, इसलिए इसको शोषक वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषक वर्ग। तो पहला समाज दो हिस्सों में बटा, एक तो हो गया पूंजीपति जिसके पास खूब पैसा था, फैक्ट्री के मालिक था, और दूसरा वर्ग था बाबू श्रमिक वर्ग। दूसरा कौन था? श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर। ठीक है? श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना? एक तो हो गया प्यारे बच्चों इधर, एक तो हो गया कौन? एक तो हो गया इधर फैक्ट्री का मालिक और दूसरा हो गया श्रमिक वर्ग। ठीक है ना? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था तो इसको कहते हैं शोषित वर्ग। क्या कहते हैं?
शोषित वर्ग, क्लियर हुआ। एक जो शोषण कर रहा था पूंजीपति वर्ग, उसको शोषक वर्ग, और एक जिसका शोषण हो रहा था ये इसका मजदूरों का, तो उसको कहते हैं शोषित वर्ग। तो पूरा समाज अब दो वर्गों में बंट गया। आज भी देखते हैं ना कि समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है, एक अमीर है और एक गरीब है। तो बस समझ लीजिए कि वही वाला बात पहले भी था, एक अमीर लोग था और एक गरीब लोग था। अमीर लोग जो था उसको पूंजीपति वर्ग कहते थे, और गरीब जो था, जो मजदूर था, जो फैक्ट्री में काम करता था, उसको श्रमिक यानी कि मजदूर वर्ग कहते थे। अब चूंकि औद्योगिक क्रांति था, मशीनरी युग आ गया था, तो पूंजीपति वर्ग जो थे यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था, ये मजदूरों का ना बहुत जम करके शोषण करता था। बीमार पड़ गया तो तबीयत खराब हो गया तो उसको पैसा नहीं देना, उसको छुट्टी नहीं देना काम कराने के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते थे उनसे भी काम करवाता था, महिलाएं होती थी उनसे भी हद से ज्यादा काम करवाता था। मतलब बहुत ज्यादा शोषण कर रहा था। अब पैसा भी नहीं देता था, पैसा बहुत कम देता था। समझ में आ गया ना। तो इन सब मजदूरों का हालत देख करके समाज के कुछ लोग सोचे समाज के बारे में। अभी ना हम आपको बता रहे थे कि समाजवाद यानी कि समाज के बारे में सोचना, तो समाज के उन वर्गों के बारे में सोचना जिनका शोषण हो रहा था, यानी कि मजदूरों के बारे में सोचना। तो कुछ लोग आए और मजदूरों के बारे में सोचना शुरू कर दिए, ठीक है ना। कुछ लोग आए और मजदूरों के बारे में सोचना शुरू किए, मजदूरों के हित में बोलना शुरू किए, मजदूरों के बारे में आवाज उठाने लगे, ठीक है ना। यानी कि मजदूर का ताकत बन गए। और कौन कौन वैसे कौन कौन लोग थे ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे वैसे लोग थे जिनको कहा गया समाजवादी व्यक्ति। समझ में आ गया। तो अगर अभी आपसे कोई बोले कि समाजवादी व्यक्ति किसको कहते हैं, तो सीधे बोलिएगा कि जो गरीब के लिए, जो मजदूर के लिए काम करे, जो समाज के हर वर्ग को बराबर नजरिए से देखे, उसको कहते हैं समाजवादी व्यक्ति। समझ में आ गया ना। अगर कोई पूछे कि समाजवादी, तुम समाजवादी हो कि नहीं हो, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ आप लोग समाजवादी हैं, बोलिए। आप गरीबों के बारे में सोचते हैं, आप मजदूरों के बारे में सोचते हैं, आप देश के किसानों के बारे में सोचते हैं? अगर हां तो आप समाजवादी हैं, अगर नहीं तो आप समाजवादी नहीं हैं। तो अब समाजवादी मतलब समझ में आ गया। बोलो भाई, अब सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिए, बताइए जल्दी से। सारे बच्चों को समझ में आ गया भाई? हाँ या ना बोलिए। आप समझवादी हैं? अरे भाई क्या बात है। और चलिए 2500 बच्चे जुड़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया। हम बोले थे आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, 2500 बच्चे जुड़ेंगे, तो बच्चे जुड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आप लोग समाजवादी मतलब समझ गए ना, समाजवाद मतलब भी समझ गए। तो मजदूरों के बारे में जो सोचना शुरू किए वो समाजवादी व्यक्ति कहलाए। तो सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि समाजवाद कहते किसको है। कंसेप्ट तो आप लोग समझ गए कि समाजवाद किसको कहते हैं। दिमाग में ढांचा तो बन गया होगा ना कि समाजवाद क्या होता है। अगर डायरेक्ट परिभाषा बता देते तो समझ में नहीं आता। तो बाबू ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री के मालिक यानी कि पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहे थे। और शोषण करते हुए देख करके हम ये सब नहीं देखते हैं। अगर कोई गरीब के सताता है तो बड़ा ममता नहीं लग जाता है कि गरीब के सता रहा है, कैसा आदमी है, और गरीब के तरफ से हम लोग बोलते हैं। तो अगर गरीब के तरफ से बोले तो हम समाजवादी व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। तो उस समय भी वैसे लोग थे जो गरीबों के हित में सोचते थे, गरीबों के बारे ये गरीबों के बारे में सोचते थे। तो वैसे व्यक्ति थे, बहुत सारे थे। सेंट साइमन थे, लुई ब्ला थे, तो उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स भी वैसे व्यक्ति में ही आते थे, रॉबर्ट ओवेन भी वैसे व्यक्ति में आते थे। तो उन सब व्यक्ति के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि आखिर समाजवाद है क्या। अगर परीक्षा में आ जाए कि समाजवाद किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से सुनिए। अब अगर परीक्षा में आ जाए कि समाजवाद किसे कहते हैं तो आप लोगों को लिखना है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव न किया जाता है। जो समाजवादी व्यक्ति होगा वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समाजवादी व्यक्ति कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसके तहत
समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, उस वही समाजवाद कहलाता है। यह राज्य को अपनाना चाहता है, यानी कि राज्य में जितने भी सारे लोग हैं सबको एक तरीके से अपनाना चाहता है और सभी वर्गों के बीच समन्वय की बात करता है। यानी कि समाज में रहने वाले जितने भी सारे वर्ग हैं सबको सोचता है कि एक साथ मेलजोल के साथ रखें, तालमेल के साथ बनाए रखें। ठीक है ना। समाजवाद का पहला प्रयोग 18वीं शताब्दी में 1827 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। समाजवाद का पहला प्रयोग 18वीं शताब्दी में 1827 में किया गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवाद का पहला प्रयोग कब किया गया। समाजवाद का पहला प्रयोग कब किया गया। समाजवाद का पहला प्रयोग कब किया गया, जवाब बताइए आप लोग। तो जवाब लिखिएगा 1827 में। ठीक है ना, 1827 में। और शायद पहला बार प्रयोग किए थे रॉबर्ट ओवेन, जो कि इंग्लैंड के थे। तो चलिए ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना। अब समझिए बाबू, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति बहुत जोर शोर पर था। तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्त विचारक और लेखकों का मार्गदर्शन मिला। यानी कि मजदूरों को मार्गदर्शन मिला और इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जानते हैं। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति आए जो मजदूरों को मार्गदर्शन दिए कि देखो भाई, तुम मजदूर हो, तुमको फैक्ट्री का मालिक जो है वो शोषण कर रहा है, तुम ऐसा काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम आंदोलन करो। तो इस तरीके से ना कुछ विचार दिए, तुम गांव में ही रहो, तुम शहर की ओर मत भागो कमाने के लिए, गांव में ही जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। बहुत सारे लोग उस समय क्या करते थे ना, शहर की ओर भागते थे। गांव में तो चूंकि खेती बाड़ी था नहीं, तो कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए शहर की ओर भागते थे। चूंकि शहर में फैक्ट्री लगा हुआ था, तो मजदूर कहां जाता भाई बताइए? मजदूर कमाने के लिए कहां जाता? फैक्ट्री में ही ना जाता। तो मजदूर कमाने के लिए फैक्ट्री में जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। और अच्छा हाँ, जिस व्यक्ति में यह विचारधारा उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जो मजदूरों के बारे में सोचे, उन्हें समाजवादी व्यक्ति कहा जाता है। समझ में आ गया जी? हैं? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि समाजवादी व्यक्ति किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि समाजवादी व्यक्ति किसे कहते हैं, समाजवादी व्यक्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवादी व्यक्ति किसे कहते हैं, तो जवाब क्या लिखेंगे? जिस व्यक्ति के अंदर यह समाजवाद की भावना उत्पन्न हुई। ध्यान से सुनिएगा, कैसे लिखेंगे, हम लिख करके आपको बताते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लिखेंगे जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना, जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है, जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है, जो गरीब और मजदूरों के बारे में सोचते हैं, जो गरीब और मजदूरों के बारे में सोचते हैं, जो गरीब और मजदूरों के बारे में सोचते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समाजवादी व्यक्ति कहा जाता है। बोलिए, समझ में आ गया? जो गरीब और मजदूरों के बारे में सोचते हैं, जो समाजवाद को आगे बढ़ाया। हम ये भी लिख सकते हैं, जिसने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जिसने समाजवाद को आगे बढ़ाया, उसे
उसे समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे समाजवादी व्यक्ति, उसे समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। जैसे समाजवादी व्यक्ति कौन थे? तो अभी के जमाना में अगर पूछिएगा तब तो सब कहेगा कि हम समाजवादी हैं, ठीक है ना। और खास करके नेता लोग से ये क्या हुआ भाई? कैमरा बंद था जी, कब से बंद था ये? ये कैमरा कब से बंद है? क्या हुआ कैमरा को भाई? सही हुआ? अब सही हो गया ना? सही हो गया? चलिए। ओह, 2 मिनट से बंद था। हार्ट अटैक करवाइएगा क्या? इतना हम इधर रट रहे हैं और 2 मिनट से कैमरा बंद था। 1 मिनट से सर। चलिए कोई बात ना, आवाज तो सुनाई पड़ ही रहा होगा ना, आवाज तो सुनाई पड़ ही रहा होगा, कैमरा भले बंद हो गया। तो समझिए, जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न हुई उसे समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। आज के जमाने में अगर नेता से पूछिएगा तो सब नेता कहेगा कि हम समाजवादी व्यक्ति हैं। कोई कहता है कि हम गरीब का मदद नहीं करेंगे, नेता खास करके तो कहेगा कि हम समाजवादी व्यक्ति हैं। लेकिन नेता चुनाव जीतने के बाद जाइए, प्रभु हमारा ये कम्मा कर दीजिए, तुमको नहीं पहचानते हैं जी, तू कहाँ के है, जाओ दूर हटो, मिल लेना वो आदमी से, हमारा जाए, हमारा मुंशी से मिल लेना, ठीक है ना। लेकिन जब कोई इंटरव्यू लेने के लिए आ जाए कि नेताजी आप कैसे व्यक्ति हैं, तो हम तो समाजवादी व्यक्ति हैं, हम तो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा कार्यरत हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। समझ गए ना? सब लोग कहता है कि हम समाजवादी हैं, लेकिन आज के समाजवादी के बारे में हम यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के समाजवादी के बारे में, ठीक है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 18वीं 19वीं शताब्दी के समाजवादी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के समाजवादी के बारे में। तो उस समय के जो प्रमुख समाजवादी थे, जैसे कुछ नाम महत्वपूर्ण है, नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हो गए सेंट साइमन, ये सब फ्रांसीसी थे, सेंट साइमन, ठीक है ना। सेंट साइमन हो गए, लुई ब्ला हो गए, लुई ब्ला, ठीक है ना, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन हो गए। और कोई है? सेंट साइमन हो गए, लुई ब्ला हो गए, रॉबर्ट ओवेन हो गए। इसके अलावा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर, इधर लिख देते हैं, चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स हो गए, जिनको रॉकी भाई हम कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स हो गए। तो ये सब व्यक्ति जो थे ना, उस समय के समाजवादी थे, यानी कि उस समय मजदूरों के बारे में आवाज उठाने वाले ये सब व्यक्ति थे, ठीक है ना। ये सब मजदूरों के बारे में आवाज उठाए, ये सब मजदूरों के बारे में सोचे, तो इसलिए ये सब व्यक्ति को हम लोग समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। आवाज के जमाना में कहिएगा तब तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उस जमाने में देखना था जिस समय मजदूर वर्ग का शोषण फैक्ट्री के मालिक कर रहे थे, यानी कि पूंजीपति वर्ग के लोग कर रहे थे। तो ये सब क्या थे बाबू? रॉबर्ट ओवेन थे। इन लोगों के बारे में भी अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। हम आपको ये तो बता ही दिए कि मजदूरों पर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा था, बता दिए ना। मजदूरों पर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा था हम आपको बता ही दिए कि मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था, और मजदूरों को मजदूरी बहुत कम मिलता था। काम ज्यादा और मजदूरी कम, ठीक है ना। और काम करने के लिए स्थिति भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। गर्मी है तो गर्मी में काम करो, वर्षा है तो भींगते काम करो, ठंडा है तो पहनने के लिए न तो कपड़ा है न कंबल देता था, बस लगे रहो, काम करते रहो।
ठीक है ना, और मजदूरी अपने मन से देता था, यानी कि मजदूरों के लिए स्थिति भी अच्छा नहीं था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए बाबू, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, कि फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है ना, 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है कि फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए। ठीक है, तो लिखेंगे कि मजदूरों को मजदूरी कम देते थे, समय से ज्यादा घंटे काम लेते थे, मजदूरों के काम करने के लिए स्थिति भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, समझ में आया। हमसे पूछ रहे हो जी कि आप समाजवादी हैं कि नहीं। अब आप खुद सोच करके देखिए, खुद सोच करके देखिए ना, हैं? इतना कम फी में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं और फिर क्या समाजवादी नहीं है? हैं? समाजवादी तो है ना, इतने सारे बच्चों का भला कर रहे हैं, किसी का बुराई थोड़े ना कर रहे हैं, हम किसी का शोषण थोड़े ना कर रहे हैं, तो हम तो समाजवादी हैं भाई। चलिए अब चला जाए आगे भाई। तो अभी हम आपको क्या बता रहे थे, अभी हम आपको बता रहे थे, कहां चला गया जी? अभी हम आपको क्या बता रहे थे? अभी हम आपको बता रहे थे समाजवाद के बारे में, ठीक है ना, समाजवाद के बारे में बता रहे थे कि समाजवाद हम वैसे, समाजवादी व्यक्ति हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर ये भावना प्रवृत्ति है। तो ये सब जो है ना, ये सब प्यारे बच्चे समाजवादी व्यक्ति थे। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि समाजवाद का भी विभाजन जो हुआ वो 2 चरणों में हुआ। समाजवाद का भी जो विभाजन हुआ वो 2 चरणों में हुआ, ठीक है ना, तो हमेशा आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर ना जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बाबू जरा ध्यान से एकदम देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। फैक्ट्री के मालिक पर कैसे कैसे अत्याचार हुए ये तो हम आपको बता ही दिए ना। हाँ, अब जरा सुनिए ध्यान से, समाजवाद को भी ना 2 प्रकार से बांटा गया, ठीक है, जरा एकदम ध्यान से देखिएगा। समाजवाद को 2 प्रकार से बांटा गया, 2 चरणों में, ठीक है ना, लिखेंगे समाजवाद को 2 चरणों में बांटा गया, ठीक है। कितने चरण में बांटा गया? 2 चरण में। कैसे भाई, कैसे बंटवारा हुआ? तो बंटवारा कैसे हुआ जो अब समझ लीजिए। बीच में हम रखते हैं कार्ल मार्क्स को, बीच में किनको रखते हैं? कार्ल मार्क्स को रखते हैं। मजदूरों के बारे में सबसे ज्यादा अगर सोचने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो थे कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, मजदूरों के जिंदगी को ही एकदम बदल करके रख दिए। कौन? कार्ल मार्क्स। तो इसलिए हम लोग कार्ल मार्क्स का नाम थोड़ा सर्वोपरि रखते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा ज्यादा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो समाजवाद को 2 चरणों में बांटा गया, ध्यान से सुनिएगा, समाजवाद को 2 चरणों में बांटा गया। कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, 2 चरण में कैसे बांटा बाबू? एक बंट गया कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, पहले का समाजवाद। अभी कार्ल मार्क्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, बहुत बढ़िया से बताएंगे कि समझ में आया? हाँ, कार्ल मार्क्स के बारे में ना हम आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 को हुआ और मृत्यु 1883 को हुआ था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद हुआ इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, और कार्ल मार्क्स के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कार्ल मार्क्स के बाद, कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, बाद का समाजवाद, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। 2 तरीके से प्यारे बच्चों कैटेगराइज किया गया इसको, ठीक है ना, समझ में आया यहां तक? 2 तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया, एक तो इधर हो गया और दूसरा प्यारे बच्चों इधर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया जी? समझ में आया? तो ध्यान से सुनिएगा,
समाजवाद को कितने चरणों में बांटा गया? 2 चरणों में बांटा गया, ठीक है ना। एक कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। अब जरा सुनिए, कार्ल मार्क्स के पहले जो व्यक्ति समाजवादी थे, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के पहले, यानी कि कार्ल मार्क्स जिस समय नहीं आए थे उनके पहले जो समाजवादी थे, या फिर आए भी थे तो मतलब गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत छोटे थे। जब बड़ा हुए, जब शादी ब्याह हो गया, उसके बाद तो ये गरीबों के लड़ाई में कूद ही गए थे, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिए थे। कार्ल मार्क्स का नाम ऐसे ही नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में बताएंगे। बचपने से लव मैरिज किए थे, बचपने से अपने बचपन के एक मित्र थी उन्हीं से विवाह कर लिए थे, और वैसे बचपन के मित्र से शादी की और उसको फिर बाद में छोड़ दिए और छोड़ करके गरीबों की लड़ाई में कूद गए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कार्ल मार्क्स का नाम ना इतना सर्वोपरि रखते हैं। तो कार्ल मार्क्स को तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद बहुत बड़े रूप में लेकर आए, लेकिन कुछ लोग थे वो कार्ल मार्क्स के पहले समाजवादी थे और कुछ लोग कार्ल मार्क्स के बाद। समझ में आया ना। तो जो कार्ल मार्क्स के पहले समाजवादी थे, जो कार्ल मार्क्स के पहले समाजवाद आया, उसको हम लोग कहते हैं आरंभिक समाजवाद। क्या कहते हैं बउआ? आरंभिक समाजवाद। आरंभिक समाजवाद कहते हैं, या फिर इसी को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। यूटोपियन, इसी को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। और कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवाद आया, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा भी, कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद आया उसको यूटोपियन समाजवाद या फिर आरंभिक समाजवाद कहते हैं। और कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवाद आया इसको कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहां पर भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यहां पर भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कार्ल मार्क्स के पहले कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को क्या कहते हैं? पहले के समाजवाद को क्या कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन बना, ठीक है ना। क्या कहते हैं? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को, कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को क्या कहते हैं? चलिए बताइए भाई जल्दी जल्दी से। पहला है कि कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद आया उसको क्या कहते हैं? अरे प्रारंभिक नहीं बोले हैं मेरे भाई, आरंभिक हम बोले हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक नहीं, आरंभिक। समझिएगा जरा ध्यान से, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। इसका हम जवाब बताए थे आरंभिक समाजवाद। क्या हम बोले? आरंभिक समाजवाद, या फिर इसी को बोलते हैं यूटोपियन। कुछ बच्चे ना यूरोपियन बोल देते हैं, कुछ बच्चे जो बढ़िया से नहीं सुनते हैं ना वो बोल देते हैं यूरोपियन। तो रोपियन नहीं हम बोल रहे हैं, हम रोपियन, यूरोप वाला यूरोपियन नहीं बोल रहे हैं, हम यूटोपियन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यूटोपियन। समझ में आया? यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। तो कुछ व्यक्ति कार्ल मार्क्स के पहले आए, उनको यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति बोला गया, और कुछ व्यक्ति कार्ल मार्क्स के बाद आए, यानी कि जब कार्ल मार्क्स मर गए, जब मर गए तो उनके बाद कुछ व्यक्ति समाजवादी हुए, उनको बोला गया वैज्ञानिक समाजवाद। क्या बोला गया? वैज्ञानिक समाजवाद। समझ लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब कार्ल मार्क्स के बारे में हम आपको आगे बहुत विस्तार से बताएंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में भी चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो अच्छा, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कार्ल मार्क्स के पहले, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के पहले जो प्यारे बच्चों समाजवाद हुआ उसको क्या कहते हैं। तो ये चीज आप समझिएगा, कार्ल मार्क्स यही है, ठीक है ना।
कार्ल मार्क्स का फोटो देखिए जरा ध्यान से, लगेगा कि केजीएफ वाला अपना रॉकी भाई है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हैं? एकदम उसी तरीके से दाढ़ी उड़ी बना हुआ है, एकदम एकदम बॉस जैसा लग रहा है ना? बॉस जैसा नहीं लग रहे हैं एकदम? तो ये कार्ल मार्क्स है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको पहले बता दिए कि मार्क्स के पहले का समाजवाद यूटोपियन या आरंभिक समाजवाद कहलाया, एक मार्क्स के बाद का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद कहलाया। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि आरंभिक समाजवाद किसे कहते हैं, ठीक है ना? कभी कभी परीक्षा में ये पूछ देता है कि आरंभिक समाजवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग को लिखना है कि कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक समाजवादी कहा गया। इन्हें ही स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी भी कहा जाता है। देखिए, स्वप्नदर्शी अगर पूछेगा तो यूटोपियन को ही स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है ना? जैसे मजदूरों का शोषण हो रहा था, तो ये लोग पहली बार सपना देखे कि चलो मजदूरों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना? पहली बार सपना देखे कि चलो भाई मजदूरों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में काम करते हैं। तो चूंकि मजदूरों के बारे में पहली बार सोचे, इसलिए इनको स्वप्नदर्शी भी समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्नदर्शी समाजवाद भी। यूटोपियन तो कहते ही हैं। तो जो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद हुआ उसको कहते हैं आरंभिक समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद, ठीक है ना? जिनका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिले। यूटोपियन जो समाजवाद थे, यानी कि जो कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवादी व्यक्ति हुए, जो आरंभिक समाजवादी थे, जैसे सेंट साइमन, ठीक है ना? तो उन लोगों का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिले। जैसे हमारा क्षमता है कि हम 8 घंटा काम कर सकते हैं, तो हमको 8 घंटा काम करवाया जाए। लेकिन पहले फैक्ट्री के मालिक क्या करते थे? हमारा क्षमता है 8 घंटा काम करने का और हमसे करवाया जाता था 14 घंटा, ठीक है ना? तो जो यूटोपियन समाजवादी थे, जो बोले कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिले और काम के अनुसार उनका पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए, ठीक है ना? यूटोपियन समाजवादी मजदूरों के हित में बोले कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए, और इतना ही नहीं, जिस अनुसार से वो काम करते हैं उस अनुसार से उनका पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी भी मिलना चाहिए। फैक्ट्री के मालिक बड़ा शोषण करता था, मजदूरी नहीं देता था, काम करवाता था 14 घंटा, मजदूरी देता था 3000 रुपया। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको, उस समय तो 3000 का बहुत वैल्यू था। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं आज के तर्ज पर, ठीक है ना? समझ में आ गया? एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर शुरू से समझाया जाए क्योंकि मैं सो रहा था। आपको समझाएंगे क्यों भाई? क्यों समझाएंगे आपको? आप आइए ना, आपको पूजा करेंगे हम। आपके जैसे लोगों को तो हम आरती उतारते हैं, पूजा करेंगे, सामने तो आ जाइए। हैं? क्या बात है? चलिए समझिएगा जरा ध्यान से। तो प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिले और काम के अनुसार उनका पारिश्रमिक भी होना चाहिए। और ये जो समाजवादी व्यक्ति थे, ये सब ना औद्योगिकरण के खिलाफ थे, ठीक है ना? क्योंकि औद्योगिकरण आया था, यानी कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति को ही औद्योगिकरण भी कहा जाता है। तो औद्योगिक क्रांति आया, तभी से मजदूर का स्थिति खराब हुआ। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं आता तो मजदूर का स्थिति खराब नहीं होता, इन लोग का ये मानना था। लेकिन मशीनरी युग का शुरुआत हुआ, ये तो अच्छी बात था, लेकिन मजदूरों के लिए अच्छी बात नहीं था। मजदूर बेचारे लाचार हो गए थे, ठीक है ना? उनके पेट पर सीधे सीधे मार पड़ा था मशीनरी युग आने से। तो ये लोग ना औद्योगिकरण के खिलाफ थे, ठीक है? तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर परीक्षा में आ जाए कि आरंभिक समाजवाद किसे कहते हैं तो आपको इतना ही लिखना है। अच्छा, ये जो हम आपको नाम लिखे थे, ये सब जो हम आपको नाम बताए थे ना, जरा सुनिएगा ध्यान से। कहां पर नाम लिखे थे हम? हाँ, ये सब जो हम नाम लिखे थे ना, इस सब प्यारे बच्चों आरंभिक समाजवादी है, कार्ल मार्क्स को छोड़ करके। कार्ल मार्क्स को छोड़ करके, चूंकि कार्ल मार्क्स के पहले वाला तो सेंट साइमन, लुई ब्लार, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर, ये सब जो थे ना, ये सब आरंभिक समाजवादी थे, यानी यूटोपियन समाजवादी थे, यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी थे। समझ में आया बाबू? बोलिए। अब चलिए सेंट साइमन के बारे में, लुई ब्लार के बारे में, रॉबर्ट ओवेन के बारे में, चार्ल्स फोरियर के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सबका सोच क्या था, मजदूरों के बारे में लोग क्या सोचते थे, क्या कहते थे। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सबके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखिए, कुछ समाजवादी को हम लोग देखते हैं। ये जो व्यक्ति का आप फोटो देख रहे हैं, ये है सेंट साइमन,
कौन है बाबू? सेंट साइमन, जो कि पहले समाजवादी व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी विचारक थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, सेंट साइमन। इनका मानना था कि राज्य समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय, ठीक है ना, करने के बजाय मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। यानी कि सेंट साइमन ऐसा कहते थे कि भाई इस तरीके से समाज को संगठित किया जाए, समाज को इस तरीके से संगठित किया जाए कि लोग एक दूसरे का मदद करें, शोषण ना करें। समझ गए ना? समाज को इस तरीके से संगठित किया जाए कि लोग एक दूसरे का मदद करें, ऐसा ना कि एक दूसरे पर कटाक्ष करें, ठीक है। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और उसके प्रत्येक कार्य के अनुसार उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ये तो सेंट साइमन बोले थे, इनके बारे में हम आपको बता ही दिए। समझ में आ गया ना? चलिए, यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर, ठीक है। पहले समाजवादी व्यक्ति कौन थे? सेंट साइमन। अगर आपसे अच्छा परीक्षा में यह भी कभी कभी पूछ देता है कि दो यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति का नाम लिखिए। परीक्षा में ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ देता है कि दो, या पूछ देगा कि 4 यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति का नाम लिखें। तो अगर पूछ देगा कि 4 यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति का नाम लिखें या फिर 2 यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति का नाम लिखें, तो आप लोग आराम से 3-4 का नाम लिख सकते हैं, हम आपको बताए हैं। तो दूसरा है बाबू चार्ल्स फॉरियर, ये यूटोपियन विचारक ही थे। यह आधुनिक औद्योगिकीकरण का विरोधी थे, यानी कि जो मशीनरी युग आया था, जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, उसका विरोध ये भी कर रहे थे। विरोध तो सेंट साइमन भी कर रहे थे, लेकिन विरोध ये भी कर रहे थे। तथा इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। यानी कि ये जो चार्ल्स फॉरियर थे, कौन थे बाबू? ये जो चार्ल्स फॉरियर थे, इनका कहना था कि शहर में आते हो तब ना शोषण होता है, शहर में आते हो कमाने के लिए तब ना शोषण होता है, गांव में ही छोटा मोटा ही काम करो लेकिन गांव में ही रहो। इनका भी कहना एक तरीके से सही ही था। चार्ल्स फॉरियर का भी कहना एक तरीके से सही ही था कि अगर आपको काम करना है तो छोटे नगर में जाइए, बड़ा शहर में मत आइए, नहीं तो लुटा जाइएगा, ठीक है ना। और या तो गांव में ही रह करके, कस्बा में ही रह करके छोटा मोटा धंधा करिए, छोटा मोटा काम करिए, कोई शोषण नहीं होगा। तो इनका भी कहना सही था कि नहीं था? बताइए, सही था ना। उसके अलावा एक और समाजवादी व्यक्ति है लुई ब्ला, ठीक है ना, लुई ब्ला। इनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यानी कि कह रहे हैं कि देश तभी विकास करेगा जब राजनीतिक सुधार होगा, आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। किनका मानना था? लुई ब्ला का, ठीक है ना। लुई ब्ला का ऐसा मानना था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। इनका भी कहना सही था। भाई जब राज्य खराब रहेगा, जब देश का राजनीतिक खराब रहेगा, तो कोई देश कभी विकास करेगा? सोचिए ना, अगर हमारे बिहार का राजनीति खराब है, नीतीश कुमार ऊपर ही से खराब करेंगे, तो आगे वाला आदमी सब कितना बढ़िया कर लेगा। तो इसलिए ये लुई ब्ला बोले कि आर्थिक सुधार तभी संभव है जब पहले राजनीतिक सुधार होगा, ठीक है ना। आर्थिक सुधार तभी संभव है जब पहले राजनीतिक सुधार होगा। तो यहां पर लुई ब्ला का कथन ये है, ठीक है ना। और एक व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन के थे, ये तीनों फ्रांस के थे बाबू, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और लुई ब्ला, ये तीनों फ्रांसीसी थे। लेकिन एक ब्रिटिश उद्योगपति थे, उद्योगपति मतलब बहुत पैसे वाला व्यक्ति थे। समझिए, कहा जाता है ना कि हर एक चीज में अपवाद जरूर होता है, हर एक पैसा वाला घमंडी नहीं होता है। समझ में आया? हर एक पैसा वाला आदमी घमंडी नहीं होता है। कुछ पैसा वाला लोग हैं कि जो गरीबों के बारे में भी सोचते हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं ना जो मजदूरों के बारे में भी सोचते हैं, और कुछ पैसे वाले लोग हैं जो मजदूरों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति थे जो मजदूरों के बारे में सोचते थे, लेकिन थे बड़े उद्योगपति आदमी, बहुत पैसा वाला व्यक्ति थे। नाम था रॉबर्ट ओवेन। नाम क्या था बाबू? रॉबर्ट ओवेन। ध्यान रखिएगा, नाम था रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, नाम याद रखिएगा। नाम क्या था बाबू? रॉबर्ट ओवेन। चलिए इनका फोटो दिखाते हैं हम आपको, ठीक है ना। इनका ना हम क्या करते हैं, फोटो दिखाते हैं। देखिए यही व्यक्ति हैं, ठीक है ना। इनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। ये व्यक्ति उद्योगपति व्यक्ति है, बहुत पैसा वाला आदमी थे ये, ठीक है ना, बहुत पैसा वाला आदमी थे। लेकिन ये मजदूरों के लिए भलाई चाहते थे। अपवाद थे,
ठीक है ना। ये क्या थे बाबू, मजदूरों के लिए ये भलाई चाहते थे। तो जब भलाई चाहते थे तो फिर मजदूरों के लिए इतना शोषण काहे हो रहा था, मजदूरों के लिए काहे नहीं कुछ कर लिए ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए थे। ये एक बड़ा सा फैक्ट्री खोल दिए, ठीक है ना, बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल दिए, कारखाना खोल दिए, और कहे कि जितना मजदूर है सब आ जाओ हमारे फैक्ट्री में, ठीक है ना। ये बड़ा फैक्ट्री खोल दिए और बड़ा फैक्ट्री खोल के बोले कि जितना मजदूर आ सकता है आ जाओ हमारे फैक्ट्री में, सबको हम कम काम करवाएंगे, कि फैक्ट्री चलाना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, लेकिन काम एकदम कम करवाएंगे, जितना में की जरूरत है, जितना की क्षमता है तुम्हारा, जितना कि तुम कर सकते हो, काम कम करवाएंगे और वेतन देंगे तुम्हारी क्षमता के अनुसार, तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना। तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजेंगे, तुम्हारे लिए हम मेडिकल का भी सुविधा करवाएंगे। यानी मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, ठीक है ना। सब मजदूर सुना क्या रहे, रॉबर्ट ओवेन तो हम लोग को एकदम बहुत बढ़िया चीज, एकदम भगवान मिल गए, समझ गए ना। सब मजदूर के लिए तो भगवान मिल गए थे। तो ये क्या किए कि एक कारखाना खोल दिए, रॉबर्ट ओवेन ये क्या किए, कारखाना खोल दिए, और कारखाना खोल करके सब मजदूरों को बुला लिए। सब मजदूर भागा भागा इनके कारखाना में आ भी गया कि भाई यहां तो एकदम फर्स्ट क्लास है, बड़ा मजा है, हम लोग इतना शोषण हो रहा था, ये तो अच्छा अच्छा काम करेंगे हमारे लिए। मजदूरों को ज्यादा वेतन मिलने लगा, मजदूरों को कम काम करना पड़ा, मजदूरों का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया, मजदूरों के बेटा बेटी का शिक्षा का भी ख्याल रखा गया। तो मतलब मजदूरों को पूरा सुविधा दिया गया, एकदम मजदूर बढ़िया खुश थे, ठीक है ना। तो ये बढ़िया काम किए, ठीक है ना, ये बाबू ध्यान रखिएगा, बढ़िया काम किए। समझ में आया जी, सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बोलिए हाँ या ना। समझिएगा जरा ध्यान से। तो ये मजदूरों के लिए बढ़िया काम किए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया काम किए, एकदम फर्स्ट क्लास काम किए। चलिए क्या क्या काम किए हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन को ही कहा जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किनको कहा जाता है, रॉबर्ट ओवेन को ही, जिनको के बारे में बताए। इनका ऐसा मानना था कि औद्योगिकीकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जो कारखाना का जन्म हुआ है उससे श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। एकदम सही बात था। इनका ऐसा मानना था कि औद्योगिकीकरण से, यानी कि औद्योगिक क्रांति की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से जो कारखाना बना, इसके वजह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। अतः श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक जगह पर आदर्श कारखाना की स्थापना की है, ठीक है ना, आदर्श कारखाना की स्थापना की। और इन्होंने मजदूरों के हित में सोचा और अच्छा काम किया, मजदूरों के हित में सोचे और अच्छा काम किए। क्या काम किए, तो मजदूरों के मजदूरी को बढ़ा दिया, मजदूरों का जो पैसा कम मिलता था, मजदूरी जो कम मिलता था, तो मजदूरी को बढ़ा दिए। काम के घंटे कम कर दिए, भाई कम काम करना पड़ेगा। मजदूरों के बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था कर दिए, चलो भाई तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे बाल बच्चों को भी पढ़ाएंगे ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके। उसके अलावा रहने खाने इलाज का भी, रहने खाने और इलाज का भी व्यवस्था करवा दिए, ठीक है ना, रहने खाने और इलाज का भी व्यवस्था करवा दिए। तो सोचिए इतना सारा काम ये कर रहे थे रॉबर्ट ओवेन, तो सचमुच में मजदूर के लिए भगवान हुए कि नहीं हुए, बताइए। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए, सचमुच में ये मजदूरों के लिए भगवान हुए कि नहीं हुए, हाँ या ना बोलिए जल्दी। मजदूर के लिए तो भगवान ही हुए ना, मजदूरों के लिए ये तो एकदम भगवान हो गए, सचमुच में भगवान हो गए। लेकिन फिर भी बेचारा एक कारखाना खोले थे, उस कारखाना को लोगों ने नाम दिया आदर्श कारखाना। क्या नाम दिया, आदर्श कारखाना। लेकिन एक कारखाना खोलने से सब मजदूरों का दुख दूर हो जाएगा, बोलिए ना।
एक कारखाना खोलने से सभी मजदूरों का दुख दूर हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक कारखाना में मैक्सिमम कितना आदमी काम करेगा? 1000 करेगा, 2000 करेगा, 5000 करेगा, 10,000 करेगा, 1,00,000 करेगा? क्या इतना से पूरे दुनिया के मजदूर सब सही हो जाएंगे? नहीं ना। तो भाई सभी मजदूर को तो ये व्यवस्थित नहीं कर सकते थे, सभी मजदूर को ये सही तो नहीं कर सकते थे। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये लोग इतना प्रयास कर रहे थे, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, चार्ल्स फुरिये, ठीक है ना, सेंट साइमन, ये सब बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे मजदूरों के लिए, लेकिन फिर भी मजदूरों का स्थिति बदल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं गलती हो रहा था इनसे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इन लोगों से मिस्टेक हो रहा था, और उस मिस्टेक की वजह से ये लोग, चूंकि जो तरीका मजदूरों के लिए लड़ रहे थे ना, मजदूरों के लिए लड़ने का इन लोगों का जो तरीका था वो तरीका ही गलत था। मजदूरों के लिए लड़ने का जो तरीका था इन लोगों का, वो तरीका ही गलत था, अलग तरीके से लड़ना चाहिए था। और ये चीज समझ गया था कौन पता है? ये चीज हम नहीं समझ गए, ये समझ गया कार्ल मार्क्स, कि भाई कुछ अलग तरीका अपनाना होगा मजदूरों के लिए, ठीक है ना, मजदूरों के लिए कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। कार्ल मार्क्स के दिमाग में बैठ गया कि ये लोग खूब प्रयास कर लिया, ये लोग से स्थिति नहीं सुधरा, अब हमें स्थिति सुधारना होगा, अब मजदूरों के ना हित में लड़ाई करना होगा, और अब मजदूरों के लिए लोग कूद पड़े। ठीक है, कौन? कार्ल मार्क्स। तो प्यारे बच्चे, अब कार्ल मार्क्स के बारे में सुनिए। ये लोग समाजवादी व्यक्ति थे, ये लोग समाजवादी व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स कहे कि अब समाजवाद से नहीं होगा, अब इसका ऊपरा वाला वर्जन लेकर के आते हैं, लेटेस्ट वर्जन लेकर के आते हैं, साम्यवाद। समझ में आया है? तो अपना रॉकी भाई का एंट्री होता है अब, समझ में आया? अपने रॉकी भाई का एंट्री यहीं पर होता है। रॉकी भाई कहते हैं कि नहीं, तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोगों से नहीं होगा, हमको लगना पड़ेगा, ठीक है ना। रॉकी भाई का एंट्री हुआ, यानी कार्ल मार्क्स का एंट्री हुआ। कार्ल मार्क्स बोले कि समाजवाद से नहीं काम चलेगा, इसका लेटेस्ट वर्जन साम्यवाद, साम्यवाद हम लाएंगे। और कार्ल मार्क्स साम्यवाद को लेकर के आए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साम्यवाद का जनक, तो कार्ल मार्क्स। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ये साम्यवाद का जनक कौन है, ठीक है ना, परीक्षा में पूछा जा सकता है साम्यवाद का जनक, साम्यवाद का जनक, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। समझ गए थे कि अब ऐसे नहीं होगा, सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। ये कौन समझ गए थे? कार्ल मार्क्स समझ गए थे। और जब पहली बार ये कार्ल मार्क्स समझ गए कि भाई उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, तो इन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा दिया पता है? कार्ल मार्क्स कहे कि भाई देखो, अभी तक क्यों सफलता नहीं मिली है, क्योंकि दुनिया के सब मजदूर अलग अलग हैं, फूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। कोई एक फैक्ट्री खोल दिया था, कोई दौड़ करके उधर चल गया, अरे दौड़ करके उधर चल गया, जैसे रॉबर्ट ओवेन फैक्ट्री खोला, कुछ लोग दौड़ करके चल गया, उससे क्या सारे मजदूरों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं ना, उससे तो सभी मजदूरों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो कार्ल मार्क्स इसी बात को समझ गए थे कि मजदूरों के अंदर ना बिखराव है, कुछ मजदूर उधर हैं, कुछ मजदूर उधर हैं, कुछ मजदूर उधर हैं, एकजुट है ये नहीं है। और जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक मजदूर लोग का शोषण होता रहेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स बोले कि दुनिया के मजदूरों पहले एकजुट हो जाओ, ठीक है ना। बोले कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारे जंजीरों के, तुम्हारा हाथ जो है ना वो जंजीर से जकड़ा हुआ है, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या बचा है जो तुम इधर उधर भाग रहे हो? पहले तुम एक हो जाओ। जिस दिन दुनिया के सभी मजदूर एक हो गए, उस दिन तुम्हारा स्थिति बदल जाएगा, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स बोले कि जिस दिन तुम लोग अगर एक हो गए ना, तुम्हारा स्थिति अपने आप बदल जाएगा। तो बोले कि दुनिया के मजदूरों पहले एक हो जाओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, साम्यवाद क्या है जिसको कि लेकर के आए अपने रॉकी भाई कार्ल मार्क्स। तो अब समझते हैं इनके बारे में। साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है। सर्वहारा वर्ग, सभी जगह से हारा हुआ वर्ग,
सर्वहारा वर्ग मतलब सभी जगह से हारा हुआ वर्ग, ठीक है। नहीं बाबू, गुलशन सर अभी नहीं आए हैं, वो अपने घर गए थे ना, अपने घर गए थे, परिवार में किन्हीं का शादी था, ठीक है। तो पर क्या कहेंगे भाई, लोगों को न्योता पुराना भी तो होता है ना। अब बताइए, लोगों को तो न्योता भी देखना है ना, इधर के नहीं देखना है। पढ़ाने के चक्कर में अगर बेचारे अगर न्योता परिवार को छोड़ दिए तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा। आज दीपक सर बोले कि सर सोमवार को हमारे परिवार में शादी है सर, नहीं जाएंगे तो सर बड़ा तकलीफ हो जाएगा उनको, कि बड़ा घमंड हो गया है, अब नहीं आता है शादी ब्याह में। बताइए अब क्या बोलते, क्या मत जाइए? बोले ठीक है भाई जाइए, शादी ब्याह भी देखना जरूरी है, परिवार को भी बरकरार रखना चाहिए, ठीक है ना। एक आप लोग परिवार है, एक घर वाले जो होते हैं वो परिवार होते हैं, तो उनको भी तो देखना है ना। तो सोमवार को दीपक सर जा रहे हैं, सोमवार को गुलशन सर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है ना। तो समझिए, सर्वहारा वर्ग यानी कि सभी जगह से हारा हुआ वर्ग, यानी कि किसान मजदूर को कहा जाता है सर्वहारा वर्ग, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है, जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हो, उसी को कहते हैं साम्यवाद। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साम्यवाद का देन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। अब ये फ्रेडरिक एंगल्स कौन है, इसके बारे में हम लोग जब कार्ल मार्क्स के जीवनी को पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि फ्रेडरिक एंगल्स कार्ल मार्क्स के ही दोस्त थे, ठीक है ना। जब कार्ल मार्क्स घर छोड़ करके निकल गए कि हमको अब घर द्वार त्याग देते हैं, अब हमको चलना है, मजदूरों का सेवा करना है, तो इनको मिले थे बाबू फ्रेडरिक एंगल्स। तो फिर दोनों साथ में मिल करके मजदूरों के लिए काम किए। तो फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है, ठीक है ना, किनको साम्यवाद का देन कहा जाता है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को। यह मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहता है, यानी कि कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उसको खत्म करें, ठीक है ना। तो ये मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहता है। इनका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, ठीक है। कहना था कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक होना चाहिए, मजदूरों को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए, न्याय से कोई वंचित नहीं होगा। कार्ल मार्क्स बोले कि न्याय से कोई वंचित नहीं होगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा, सबको बराबर न्याय दिलवाएंगे, और मानवता सिर्फ एकमात्र जाति होगा, कोई ऊंचा जाति और नीचा जाति नहीं होगा, एक ही जाति होगा और वो होगा मानवता जाति, ठीक है ना। तो एकदम पूरा एकदम गर्म मियाज में आए, पूरा एकदम माहौल बना करके आए, हीरो की तरह एंट्री होता है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के पूरे जीवनी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के पूरे जीवनी के बारे में बाबू हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के पूरे जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कि कार्ल मार्क्स कौन थे, कहां जन्म हुआ, किस परिवार में जन्म हुआ, किससे वो शादी किए, कैसे शादी हुआ, ठीक है ना, कैसे फिर मजदूरों के संघर्ष में कूद गए, कैसे फिर बहुत सारे किताब लिखे, मजदूरों के हित में काम किए, तो आखिर कैसे, ठीक है। ये सब प्यारे बच्चे हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। फिलहाल आज का ये क्लास यहीं पर फुल स्टॉप होता है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए, सबसे पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा? आज का यह क्लास आपको कैसा लगा? जल्दी से बताइए, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। लाइव चैट में हम नहीं बोल रहे हैं, कमेंट में हम बोल रहे हैं। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। उम्मीद तो है कि भाई कहिएगा कि बहुत बढ़िया लगा सर, ठीक है ना। उम्मीद तो यही है कि बोलिएगा कि सर मजा ही आ गया, गजब, ठीक है ना। बहुत बढ़िया लगा होगा ये क्लास, मजदूरों के लिए काम हुआ, मजदूरों के हित में काम हुआ, तो क्लास तो बढ़िया लगा ही होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चे, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। कल तो संडे है, ठीक है ना, कल तो संडे है, देखेंगे अगर मौका मिला तो जरूर पढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे हम अगली क्लास में, या फिर हो सकता है तो टेस्ट भी ले लें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए